तो नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्लास। और आज हम जानेंगे भाई केमिस्ट्री का आज तीसरा क्लास है, ठीक। तो आज चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया तक पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिया था। तो आज ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं देखने के बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर है, ऑडियो क्लियर होगा आप लोगों को। तो फाइनल प्यारे से स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। और आप लोग अच्छे से क्लास देखिए। पूरा क्लास देखने के बाद आप अपना जो है अपने तरफ से जो आपको जो है कैसा क्लास लगा वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन पूरा क्लास जरूर कीजिए, ठीक। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोग का क्लास। तो प्यारे साथियों, आ जाते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया पर, ठीक। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कब होती है? जब भाई ऑक्सीजन की वृद्धि होती है किसी पदार्थ में। जो है अगर ऑक्सीजन का सीधा सहयोग होता है, मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का सीधा सहयोग, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन सीधा जाकर के अभिक्रिया करता है और उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और अगर किसी पदार्थ में जो है हाइड्रोजन वृद्धि करने लगे, हाइड्रोजन किसी पदार्थ, किसी यौगिक में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, किसी यौगिक में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने लगे और ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगे, तो वो अवकरण होगा। और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगे और हाइड्रोजन की मात्रा कमने लगे, तो वो अब ऑक्सीकरण होगा, ठीक। क्लियर, सिंपल सा दिमाग में। और नेक्स्ट आपका, अब आगे थोड़ा चलेंगे तो आपको एक चीज बता देते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, और इसी वजह से है क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर दोनों साथ साथ हो रही है तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, इसीलिए ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दूसरी भाषा में उपचयन और अवकरण अभिक्रिया को दूसरी भाषा में अपचयन कहते हैं, ठीक। क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाएंगे भाई वही बात है। उसके बाद है ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है। उल्टा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ क्या कहलाता है? अवकारक। और जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है, ठीक। सिंपल सा। अब चलिए भाई, यहाँ पर हमने तो सिंपल सा बता दिए। अब बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक। बोर्ड पर लिखा हुआ है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में कि जिस अभिक्रिया में जो होता है किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ सीधा संयोग होता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सा। किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, मतलब किसी यौगिक से हमने क्या किया? हाइड्रोजन को साइड कर दिया, हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो वो भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाने लगता है, ठीक। और नेक्स्ट भाई यहाँ पर देखो, नेक्स्ट आप चलेंगे अवकरण अभिक्रिया पर। तो भाई जिस अभिक्रिया में जो है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन संयोग कर लेता है, हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जो है मिल जाता है किसी यौगिक में, ठीक। और वहां से क्या करता है? ऑक्सीजन को साइड कर देता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, तो वह अभिक्रिया का क्या कहलाती है? अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ध्यान रहे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है। तो यही बात यहाँ पर लिख दी है कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण ये दोनों अभिक्रियाएं जो है सदैव साथ साथ होती है, हमेशा साथ साथ होती है। और इसी वजह से ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण भाई, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ अवकारक कहलाता है। और जिस पदार्थ का अवकरण होता है वह पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। क्लियर। और एक चीज यहाँ पर देखो भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, यहाँ ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। और उसके बाद ये अवकरण अभिक्रिया है तो अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, इसका एक उदाहरण लेंगे। CuO प्लस H2 H2O। अभी तो यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा जगह बना करके ले लेंगे, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। फिर आपको इसका उदाहरण समझा देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का, यानी कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण आप लोगों को बता देते हैं, ठीक। मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इसका जो है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण समझा देते हैं आप लोग को, ताकि आप लोग क्लियर अच्छे से समझ जाओ, ठीक। तो नीचे में हम मिटा लिए हैं और यहाँ पर आप लोगों को अभिक्रिया अच्छे से समझा देते हैं, ठीक।
अभिक्रिया समझ जाइएगा तो भाई आप लोग फिर आराम से एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे अपनी भाषा में। हमें फिर वहाँ जो है बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई, अब आप जो है यहाँ पर समझ लो इसका रिएक्शन क्या होता है, मतलब इसका उदाहरण क्या है। देखो भाई, कॉपर के साथ जो है ऑक्सीजन है। ठीक, इतना बड़ा भाई नहीं लिखना है, इतना बड़ा लिखेंगे तो भाई गड़बड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं CuO प्लस H2, तीर का चिन्ह, इसमें हम देंगे भाई उष्मा, यानी कि हम इसको गर्म करेंगे इस पदार्थ को, तो हमको निकल के आ जाएगा भाई Cu प्लस H2O। ये हमें चीज मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर दो अभिक्रियाएं हो रही है। कैसे, तो यहाँ पर एक चीज बता देते हैं। CuO से Cu बन गया। देखो भाई, CuO से Cu बना, क्लियर। यहाँ पर देखो भाई, CuO था, इसमें से O गायब, O को साइड कर दिया गया है। तो O को जब साइड कर दिया जाएगा तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, अवकरण। क्या कहलाएगा, अवकरण, क्योंकि ऑक्सीजन को हम साइड कर रहे हैं। ठीक, ऑक्सीजन को साइड करने की वजह से ये अभिक्रिया हमारा क्या कहलाएगा भाई, अवकरण। अवकरण अभिक्रिया हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को साइड कर देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयुग्म, मतलब हाइड्रोजन को अगर मिला है या फिर कहीं ऑक्सीजन का निष्कासन, मतलब ऑक्सीजन को हम साइड कर दे, तो वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, अवकरण अभिक्रिया। CuO से तो हमने CuO जो है, इससे हमने क्या किया भाई, ऑक्सीजन को साइड कर दिया, ऑक्सीजन को हटा दिया, इसीलिए CuO से जो Cu बना, ये कौन सा अभिक्रिया कहला जाएगा, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। और H2 यहाँ पर सिंपल सा था, लेकिन H2 से H2O हो गया, H2O हो गया, क्योंकि अब देखो H2O हो गया तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, ऑक्सीजन का इसमें सीधा सीधा संयोग हो गया भाई। ऊपर में देखो क्या लिखेंगे, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ का जो है ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग हो। H2O भाई एक पदार्थ है, गैस है, तो इसके साथ सीधे किसका संयोग हुआ है, ऑक्सीजन का। H2 के साथ H2O हो गया, H2 के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो H2O बन गया। तो इसीलिए ये जो अभिक्रिया हुआ, H2 से H2O जो बना, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे भाई, इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया सिंपल सा आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, एक पॉइंट हमने आप लोगों को बताया कि अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया जाए भाई अपचयन। ठीक है, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग बाद में कंफ्यूज नहीं हो, तो इसीलिए हमने लिख दिया। अब आपको इस क्वेश्चन पूछेगा उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो लिख देंगे भाई, यही परिभाषा लिख देंगे, ऑक्सीकरण अभिकरण अवकरण वाला, लेकिन ऑक्सीकरण के जगह पर आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक, ऑक्सीकरण के जगह पर क्या लिख दीजिएगा भाई, उपचयन, और अवकरण के जगह पर लिख दीजिएगा अपचयन। सिंपल सा वही परिभाषा रहने वाला है, अभिक्रिया भी यही रहने वाली है, रिएक्शन भी यही रहने वाला है, बस थोड़ा सा ऑक्सीकरण के जगह पर उपचयन और अवकरण के जगह पर अपचयन, ऑक्सीकरण के जगह पर उपचयन लिखना है और अवकरण के जगह पर अपचयन लिख दीजिएगा। सिंपल सा, टेंशन फ्री। ठीक, और अगर डायरेक्ट पूछे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो लिख देना भाई, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, और ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का अलग अलग परिभाषा लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा काम। ठीक, फटाफट से आप लोग रिएक्शन वाला भी स्क्रीनशॉट हो जाए तो अच्छी बात रहेगी। मुझे उम्मीद है भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक, अब देखो भाई, ये वाला टॉपिक बड़ा ही मस्त टॉपिक है, उष्मा क्षेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद जो छोटा छोटा टॉपिक है जो आप सभी बेसिक जानते हैं। ठीक, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, इससे पहले समझ लीजिए। जिस अभिक्रिया से जो है उष्मा बाहर निकलती है, जैसे आप चूना का जो सूखा चूना आता है उसको पानी में रख दीजिएगा, तो पानी में रख देने के बाद कुछ देर के बाद उस बर्तन को जब आप छुइएगा ना, तो उससे क्या होता है कि आपको गर्माहट महसूस होती है, मतलब बर्तन गर्म हो जाता है, तो वो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे गोबर गैस, यानी कि आप गांव घर से बिलोंग करते होंगे तो गोबर रखा जाता है, गाय भैंस का गोबर जो है एक साइड में रख दिया जाता है, जब उसको काटा जाता है उस गोबर से को, तो उससे उष्मा निकलती है। ठीक, तो वो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, उष्माक्षेपी। ठीक, और जिस अभिक्रिया में उष्मा की जरूरत पड़ती है, जैसे खाना बनाने में क्या होता है, हमें उष्मा देना पड़ता है भाई, हमें आग देना पड़ता है, तो उसमें उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे भाई, उस अभिक्रिया को कहेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, यानी कि जो अभिक्रिया उष्मा लेता है उसको क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया आप लोग क्लियर। नेक्स्ट आपका छोटा छोटा टॉपिक है कि कोई भी पदार्थ कब जलेगा, तो उसका ज्वलन ताप से अधिक ज्वलन ताप से अधिक अगर ज्वाला रहेगा तब वो पदार्थ जलेगा।
उस पदार्थ को जलने के लिए वायु की उपस्थिति चाहिए। ये छोटी छोटी बातें अब है, ठीक। तो इसको बोर्ड पर लिखे हुए हैं, अब आप लोग समझ लीजिए। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में लिखे हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ जो है उष्मा भी निकलती है, उसे क्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं, ठीक है। और उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा का जो है अवशोषण होता है, मतलब उष्मा ऊर्जा उसमें लगाना पड़ता है, ठीक, तो वो उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। अब छोटी छोटी बातें हैं तो छोटी छोटी बातें को बता देते हैं। जैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो है वो अभिक्रिया के कब होगी, प्रकाश की उपस्थिति। भाई अच्छा बात है भाई, पहले तो नाम सुनो, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्रकाश जरूरी है। जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा सूर्य प्रकाश तब तक ये अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के जलने में जो है वायु की उपस्थिति आवश्यक है। ये भी सही बात है, छोटी छोटी बात है भाई। और कोई भी पदार्थ अपने ज्वलन ताप से कम ताप पर नहीं जल सकता है। जैसे भाई कोई लड़ने आएगा, ठीक, और आप उससे अधिक बलशाली और वो आपसे कमजोर है, तो भाई आप आराम से उसे हरा दोगे, भाई उसको पटक दोगे, वो हार जाएगा उस जंग में, ठीक। तो ये भाई आप कब हारोगे, जब आपसे ताकतवर इंसान आएगा, ठीक। आपसे कम ताकतवर इंसान आएगा तो आप हार ही नहीं सकते हो भाई, आप जीत जाओगे, ठीक। तो उसी प्रकार ये है कि अगर कोई पदार्थ जलाना है किसी पदार्थ को, तो उसके ज्वलन ताप से अधिक हमें ताप चाहिए, तो वो जो पदार्थ हम जलाना चाहते हैं वो पदार्थ अपने ज्वलन ताप से कम ताप पर नहीं जल सकता, वही बात लिखा है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा। अगर देखो भाई, आप खाद्य पदार्थों सब्जी बनाते हैं, सब्जी में भाई आप तेल देते होंगे, ठीक, तो तेल देते हैं, ठीक। अगर तेल ऑक्सीकृत हो गया, ठीक, तो वो खाना, अगर उस सब्जी का तेल ऑक्सीकृत हो गया तो वो खाना जहर के समान होता है, आपको खाने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक। तो वही लिखा हुआ है, खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा या तेल ऑक्सीकृत होकर के खाद्य पदार्थ को दूषित बना देते हैं, जिससे दुर्गंध आने लगता है उस सब्जी से, जिसे बासी भोजन कहते हैं, ठीक। तो बासी भोजन भाई बहुत ज्यादा दिनों का बासी भोजन रहेगा तो वो तो भाई जहर के समान हो जाएगा। 1-2 दिन में भाई ये तेल से बना जो पदार्थ होता है, जैसे कचौड़ी, सब्जी, ये सब क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। 1 दिन के बाद 24 घंटा के बाद ऑक्सीकृत हो जाता है और दुर्गंध आने लगता है। और इसको भाई 1 महीना छोड़ दोगे तो भाई जहर के समान हो जाएगा, फिर उसको खाओगे तो मरोगे ये भाई, क्या करोगे तब। उसके बाद है, आपके घरों में भाई एलपीजी गैस का यूज होता है, ठीक। एलपीजी गैस जिससे खाना बनता है, ठीक, तो उस गैस का यूज होता है, उसी का नाम लिखा है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी गैस। ये किससे बना होता है, तो भाई ब्यूटेन एक केमिकल पदार्थ है, यानी कि रासायनिक पदार्थ है। ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, ये तीनों केमिकल पदार्थ है, ठीक, तीनों रासायनिक पदार्थ है। तो इसका मिश्रण होता है, वो जो एलपीजी गैस होता है यही तीनों पदार्थ का मिश्रण होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पदार्थ मिलाया जाता है, जो पदार्थ होता है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन पदार्थ एलपीजी गैस में इसलिए मिलाया जाता है ताकि जब गैस लीक हो तो इसके दुर्गंध से, एथिल मरकैप्टन के दुर्गंध से आपको अजीब टाइप का दुर्गंध लगेगा, अजीब टाइप से गंध करेगा ये कौन, एथिल मरकैप्टन, जिसके वजह से आपको पता चल जाएगा कि भाई गैस सिलेंडर में से गैस लीक कर रहा है, और तब जाकर के आप उसको सही कर सकते हैं। वरना ये तीनों तो भाई गंध करता है, गंध थोड़ा थोड़ा करता है, लेकिन इसके इतना गंध नहीं करता है, और बहुत थोड़ा कम गंध करता है ये तीनों, जिसके वजह से आप लोगों को पता नहीं चल सकता है, ठीक। तो इसके लिए आप लोगों को पता चले कि भाई गैस लीक हो रहा है, इसीलिए हम क्या मिलाते हैं, एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है एलपीजी गैस में। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आता होगा, थोड़ा सा भाई एडजस्ट कीजिएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि इसके सिलेंडर में, मतलब एलपीजी गैस के सिलेंडर में जो होता है एक विशेष गंधायुक्त तीक्ष्ण पदार्थ, बहुत गंध करने वाला पदार्थ जो है एथिल मरकैप्टन जो है मिला दिया जाता है, जिसके वजह से अगर गैस लीक करता है तो अपने लोगों को पता चल जाता है कि भाई गैस लीक कर रहा है, किसके वजह से, एथिल मरकैप्टन के वजह से, ठीक। तो चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे उम्मीद है भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और आज बहुत ही कम टाइम में पूरा जितना बचा हुआ था टोटल का टोटल क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है भाई आप लोग क्लियर समझे भी होंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट किए होंगे। फाइनली प्यारे साथियों, यहाँ तक क्लास की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि इससे आगे का वीडियो आप लोगों को मिलता जाए, ठीक। तो चलो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट पर आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।